नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। आप हैं टाइम्स ऑन ऑफ भारत के साथ। मेरा नाम है अंकित त्यागी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आपका स्वागत है लोकतंत्र के इस शो में। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज कौन सी दो खबरें हैं जिसको प्रमुखता से हम लोकतंत्र पे उठाएंगे। पहली खबर आपके लिए हरियाणा से लेकर आएंगे, करनाल से, जहां पर सरकार और किसानों के बीच में तनातनी का जो एक नया जो रणभूमि है अब वो करनाल बन गई है। और जो तीसरा मोर्चा किसानों ने खोला है दिल्ली और यूपी के बाद, अब हरियाणा में जो करनाल है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां के मुख्यमंत्री की, कब ऐसा होगा कि किसान और सरकार के बीच की ये दूरी मिटेगी और वहां से जो जिस तरीके का मनमुटाव है वो खत्म होगा। साथ ही साथ दूसरी खबर आपको नोएडा से लेकर दिखाएंगे, जहां पर एक सोसाइटी से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको देखकर अगर आपका किसी सोसाइटी में घर है तो आप डर जाएंगे। लड़ाई हो गई आपस में और गार्ड्स ने मिलकर एक व्यक्ति की पिटाई जिस तरीके से करी। इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, गलती किसकी है, ये भी आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले बताते हैं अभी की 6 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान अडॉप्ट किया जाए। बैठक में ब्राजील, रूस, चाइना और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्रालय में चल रही है बेहद अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ की बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए राहुल गांधी पहुंचे कटरा। कार्यकर्ताओं ने किया शानदार स्वागत। बाणगंगा से पैदल जाएंगे वैष्णो माता मंदिर। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर लगाई रोक। वाराणसी सिविल कोर्ट ने 8 अप्रैल को सर्वेक्षण करने का दिया था फैसला। महाराष्ट्र सदन घोटाले में राज्य के मंत्री छगन भुजबल को मिली बड़ी राहत। मुंबई सेशन कोर्ट ने दी क्लीन चिट। छगन भुजबल को बरी किए जाने पर एसीबी अंजलि दमानिया जाएंगी हाईकोर्ट। और राजस्थान के बाड़मेर में इमरजेंसी लैंडिंग पट्टी की शुरुआत। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। In association with Colors, make life better. तो लोकतंत्र में सबसे पहले आज बात करेंगे आंदोलन कर रहे किसानों को और जो हरियाणा सरकार के बीच में जो खाई है देश की सरकार के साथ भी और हरियाणा में खासतौर से, वो बड़ी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। अब ये लड़ाई 3 मोर्चों पर लड़ी जा रही है। ये तीनों जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शुरुआत जहां पर दिल्ली से हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया है क्योंकि वहां पर चुनाव है। और अब करनाल में उस लाठीचार्ज के बाद भी किसान जो हैं वो वहां पर जो सेक्रेटेरिएट है, मिनी सचिवालय है और खट्टर साहब का कॉन्स्टिट्यूएंसी है करनाल, वहां पर अब किसान उसे घेर कर बैठे हुए हैं। अब क्यों किया जा रहा है आंदोलन कर रहे किसान और सरकार के बीच की जो लड़ाई है वो लंबी होती जा रही है। ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे जो पहली तस्वीर है वो आप दिल्ली के बॉर्डर से देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश में चुनाव एक्शन प्लान है किसानों का, वो मुजफ्फरनगर की महापंचायत में तय हुआ। और अब जो किसान नेता हैं वो भाजपा पर और सरकार पर दबाव बनाने के लिए जिस तरीके से चुनावों में सरकार के खिलाफ जाएंगे, तीसरा मोर्चा अब करनाल में खुल गया है। करनाल एमएल खट्टर का चुनावी क्षेत्र है, इसलिए किसानों को करनाल सरकार और जो हरियाणा की सरकार है और बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए वहां पर जिस तरीके से किसान इकट्ठा हुए हैं, उससे जो अभी 2 दिन से बात जो है वो पंक्ति दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अब 3 मोर्चे खोल दिए। इन तीनों मोर्चों में आजकल सबसे ज्यादा सुर्खियों में करनाल है, क्योंकि वहां पर अभी बस 2 दिन पहले से ही किसानों का जुटना शुरू हुआ और उन्होंने जो वहां पे सचिवालय है, मिनी सचिवालय जिसको कहते हैं, उसका घेराव पूरे तरीके से कर लिया है। वो करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा, वही सिन्हा साहब हैं जिनकी आपको बात याद होगी, किसानों के सर फोड़ दो और यहां से कोई किसान बच के जाना नहीं चाहिए। पहले वो आपको वीडियो दिखाता हूं जिससे आपकी याददाश्त ताजा हो जाए कि आयुष सिन्हा साहब हैं कौन, एसडीएम थे करनाल के। जब पिछली बार किसानों ने वहां पर एक एमएल खट्टर साहब का एक कार्यक्रम था, उसका विरोध करने के लिए किसान इकट्ठे हुए थे। सुन लीजिए पहले। कोई डाउट?
मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सर छोड़ देना। कहाँ नहीं से जाएगा। सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। कितने लट मारना सर? कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सर छोड़ देना। कहाँ नहीं से जाएगा। सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। कितने लट मारना सर? कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सर छोड़ देना। अब इन्होंने तो सर फुड़वा दिए। इस वीडियो के बाद जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा, किस तरीके से पुलिस ने पिटाई करी किसानों की और कई किसान इसमें जख्मी हुए। इस वीडियो को लेकर काफी हंगामा भी हुआ। इनको जो साहब हैं, एसडीएम साहब, जो प्रदर्शनकारी किसान थे, उसके बाद ये देखिए, मैं अब इसी की बात कर रहा था। इन्होंने ऑर्डर तो दे दिया, ये जगह दूसरी है, लेकिन ये सरकार की मंशा जो है वो दर्शाती है। इस लाठीचार्ज के बाद किसानों ने आरोप लगाया कि एक किसान की मौत भी हो गई है। यही वजह है कि किसान जो हैं वो सरकार से आयुष सिन्हा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का दबाव बना रहे हैं। और सरकार ऐसा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इस कदम को उनकी हार और किसानों की जीत के तौर पर देखा जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि सिन्हा साहब खट्टर साहब के बड़े फेवरेट अधिकारियों में से हैं और उनका तबादला वहां से जरूर कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि करनाल में जो प्रशासन है और किसान है, इनके बीच में जो बातचीत, एक दो राउंड की बातचीत हो चुकी है, उसके बाद कोई रास्ता क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, किसान नेता क्या कह रहे हैं और जो सरकार है वो उसके ऊपर क्या जवाब दे रही है। किसान नेता कह रहे हैं कि आईएएस आयुष सिन्हा को सस्पेंड करें, आयुष सिन्हा के खिलाफ केस जो हैं वो दर्ज किया जाए। जो मारे गए किसान हैं, जो सस्पेंड करने की बात पर सरकार का जवाब है कि जांच के बाद ही कार्रवाई होगी, ऐसे थोड़ी कर देंगे आपके कहने पर। उसके बाद आयुष सिन्हा के खिलाफ केस हो, इस पर वो कह रहे हैं कि जांच के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। किसानों की यह भी मांग है कि आप जो मारे गए किसान हैं उनको इंसाफ मिले। इसके लिए भी सरकार के पास एक सीधा साधा जवाब है कि जांच के बाद ही कुछ करा जाएगा। जांच पूरी होने के बाद जो किसान हैं वो फैसला चाहते हैं कि उनको नौकरी भी दिले। सरकार नौकरी देने के लिए तैयार है। डीसी कह रहे हैं मृतक किसान को मुआवजा दिलाने की बात हुई, उसमें मृतक किसान के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ की बात है, उसको देने के लिए सरकार तैयार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग धड़े जो हैं तो आपने देखा किस तरीके से यहां पर किसान और के बीच में और सरकार के बीच में झगड़ा है, वो अभी समेटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले डीसी और एसपी थे, बाद में कमिश्नर को भी बुलाया गया। हर आधे घंटे बाद ये चंडीगढ़ से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बात वहीं की वहीं रहती है। यानी कि किसानों ने जो मांग रखी थी, किसानों की मांग थी कि इन आईएएस अफसर आयुष सिन्हा पे 307, 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। 307 और 302 तो छोड़ो, सरकार उन पे किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। कि सचिवालय का कार्य किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाएगा और ये जो सचिवालय के सामने की रोड है इसको चालू रखा जाएगा ताकि लोगों की आवाजाही उसमें खराब ना हो। सो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो और दौर बातचीत के होंगे उससे निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान निकलेगा। सर लगता है अब बार बार सरकार की तरफ से ये बात कही जाती है कि देखिए, ये कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं जो किसानों को बरगला रहे हैं और बहुत छोटे से दायरे में सीमित लोग हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये किसान नहीं है, किसानों को बरगलाया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर कुछ, उन्होंने मलहम लगाने के लिए ये भी कोशिश करी कि गन्ने का और जो बाकी चीज़ें हैं उसका एमएसपी बढ़ा दिया जाए, किसानों को कहा जाए कि आपको ज़्यादा उसका मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। पर कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ऐसा सिर्फ नहीं है कि ये जो हैं किसान विरोधी जो संगठन हैं वो सिर्फ किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या सिर्फ सरकार के विरोध वाली जो हैं वही लोग हैं। अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है, और मैं आपको भारतीय किसान संघ जो है, जो एक आरएसएस का एफिलिएट, आरएसएस का परिवार का एक संगठन है, वो भी अब कुछ बातें इस बारे में कहने लगा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग धड़े ही कृषि कानून को लेकर सरकार के विरोध में है। बीजेपी से जुड़ी हुई जो आरएसएस है, आरएसएस से जुड़ा हुआ किसानों का जो संगठन है, वो भी
अब इसके खिलाफ कई बार बातें कह चुका है। कब कब उन्होंने क्या क्या कहा? 5 अगस्त 2020 को कृषि के 3 कानूनों के अध्यादेश अगस्त 2020 को उन्होंने कहा कि जो BKS है इसमें संशोधन के लिए उन्होंने मुहिम चलाई। 7 दिसंबर 2020 को भारत बंद से उन्होंने दूरी जरूर बनाई, सिर्फ तारीख पर सहमति नहीं होने के कारण ये दूरी बनाई गई। MSP से नीचे खरीद ना हो, ये बात उन्होंने जनवरी 2021 में कही। तीनों जो किसान कानून हैं वो SC के स्टे का उन्होंने स्वागत फरवरी 21 में किया। उसके बाद राजनीतिकरण की बात कहकर चक्का जाम से उन्होंने किनारा जरूर किया जब बाकी किसान संगठनों ने चक्का जाम किया था 7 सितंबर 2021 को। MSP एक छलावा है, इस पर एक नया कानून बनाया जाए, ये बहुत बड़ी बात कही है भारतीय किसान संघ के लोगों ने। उसके साथ ही 8 सितंबर 2021 को जंतर मंतर में सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन भी किया गया। कुल मिलाकर बात यही है कि सिर्फ जो आप ये जो चीजें सुन रहे हैं ये सिर्फ सरकार के अंदर से नहीं, अब सरकार के अंदर से भी इस तरह की बातें आने लगी हैं जो कि सरकार को कम से कम चेताने के लिए बहुत जरूरी है। पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। फटाफट उनसे 2-3 सवाल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पुष्पेंद्र सिंह जी, आपसे समझना चाहता हूं, अभी तक जो पूरा ये जो वाकया समझ में आ रहा है करनाल में जो इस तरह से चल रहा है, सरकार कहती है कि ये कुछ राजनीतिक दलों के इशारों पर हो रहा है, कुछ रास्ता निकलता दिखाई पड़ रहा है आपको वहां पे? देखिए, लोकतंत्र में जो जनता है वो वोट दे करके सरकार को चुनती है और उसको वोट भी देती है और उसको नोट भी देती है, यानी टैक्स भी देती है। उस टैक्स से सरकार जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है और इन अधिकारियों को भर्ती करती है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए। ये अधिकारी संविधान से बंधे हुए हैं, सरकार भी संविधान से बंधी हुई है जी। अब जिस प्रकार से इस SDM ने आदेश दिया, वो आदेश जो है बिल्कुल भी सर फोड़ने वाली जो बात इन्होंने कही है, ये संविधान सम्मत नहीं है। उस आदेश के उपरांत जो जिस तरह की घटना वहां हुई, 25 टांके सर पे आए और एक किसान भाई की दुखद वहां जो है मृत्यु भी हुई। उसके उपरांत जो है भारतीय संविधान में हमारे पास ये शक्ति है, जनता के पास है, किसी व्यक्ति के पास शक्ति है कि किसी भी FIR को दर्ज कराए, आपराधिक मामला किसी के खिलाफ दर्ज कराए, उसके बाद जांच करी जा सकती है। हम लोगों ने ये नहीं कहा कि पहले जांच कर लो और सजा दे दो, हमने कहा है कि पहले आप इस अधिकारी के प्रति के खिलाफ जो है आप एक आपराधिक मामला FIR दर्ज करिए, 307 और 302 सेक्शन उसमें लगाइए। पर क्या किसान उसके बाद जांच शुरू होगी जी। पर क्या किसान नेता गए किसी थाने में FIR दर्ज कराने के लिए जहां पे उन्हें मना कर दिया गया, लौटा दिया गया? हाँ बिल्कुल, जब इन्हीं प्रशासन को इन्होंने लिखित में भी दिया है कि इस तरीके से हमारे साथ घटना हुई है, तो उन्होंने कोई दर्ज करने से जो है इनकार कर दिया पूरी तरीके से। और यदि इसकी जगह पर ये स्वयं अधिकारी ही होता और एक किसान उसका सर फाड़ देता, उसकी मृत्यु हो जाती, तो 10 दिन लगते क्या इनको FIR दर्ज कराने में? अब तक FIR उसी वक्त ऑन दी। रमन मलिक साहब भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के हैं, हरियाणा से ही आते हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रमन मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये जो पूरा अभी वाकया हुआ है उसके बाद जिस तरीके से अब किसान और सरकार आमने सामने है, करनाल में एक बार फिर पूरा मोर्चा खोल दिया है किसानों ने, बात बनती दिख रही है सर आपको? देखिए, सरकार को शौक नहीं होता कि किसी तरीके की इस प्रकार की स्थिति को अपने मत्थे ले। उस दिन जब 28 तारीख को ये हुआ है काम, उस दिन जब कानून को अपने हाथ में लिया तो उसके लिए जो कानून संगत था वो रखा गया। लेकिन 7 तारीख को गुड सेंस प्रिवेल्ड और ऐसा काम नहीं हुआ जिसके ऊपर पुलिस को कोई एक्शन लेना ज्यादा जरूरी पड़ता। हाँ, बैरिकेड तोड़े गए, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इतना जरूर हुआ कि हमने ये देखा कि किस तरीके से हम स्थिति को संभाल सकते हैं, हमने संभाला। रमन मलिक साहब, लेकिन उस दिन जो SDM साहब ने बात कही वो कानून संगत थी क्या कि सर फोड़ दीजिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि शब्दों के चयन में कोताही हुई है। दैट इज एज गुड एज कि एक तरीके से इंडाइटमेंट है वो, और पर ये विषय रखे जा रहे हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं इन लोगों से
कि आप प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब ये जो प्रदर्शनकारी हैं या जो व्यवस्था करने वाले हैं, इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, कानून भी ये कहता है किसी भी प्रदर्शन की, किसी भी आयोजन प्रयोजन के जो आयोजक होते हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है कि जान माल का नुकसान ना हो। ठीक है। तो ये जो शांतिपूर्वक रहना चाहिए था, जो टोहाना में भी हमारी एक अघोषित एक समन्वय बना था कि प्रशासन, किसान जत्थेबंदियां और जो सत्ता में इस समय राजनीतिक दल हैं, दोनों के दोनों सब शांति बहाली की तरफ चलेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। इंटेंशन नहीं दिखाई पड़ी सर वो एसडीएम साहब की तरफ से भी जब उन्होंने कहा सर फोड़ दिए। लेकिन पुष्पेंद्र जी, रमन मलिक जी कह रहे हैं कि खट्टर साहब ने तो डांट लगाई है, लताड़ दिया है, कह दिया है कि शब्दों का इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, फिर क्या दिक्कत है? वो आपके लिए खट्टर साहब आज कह रहे हैं हम किसान के और किसान हमारे, एमएसपी बढ़ा दी उन्होंने, आपकी तरफ से कह रहे हैं पहले होनी चाहिए। अब नहीं, देखिए ऐसा है कि एक किसान भाई की दुखद इसमें मृत्यु हुई है। जब भी किसी घटना में किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट और इस तरीके से लाठीचार्ज के बाद मृत्यु हो तो उसमें एफआईआर रजिस्टर करना होगा। अगर जो है रजिस्टर ये नहीं करते हैं तो ये एक अलग कानून बना रहे हैं। और मैंने उदाहरण दिया, यदि ये घटना इसी तरह की बलात्कार हुआ था और आप लोगों ने छुपा के रमन मलिक जी बात तो ठीक है, बीच में ना बोले, उसके बाद वो पहले आप उनको अपनी बात खत्म करने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा सर। अगर ये घटना किसान द्वारा कारित कर दी जाती, सिर फोड़ दिया जाता, तो क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती? या कोई किसान नेता ये कह देता कि जाइए खट्टर साहब का सर फोड़ दीजिए, तो क्या उसके खिलाफ मुकदमा होता कि नहीं होता? आप बताइए। जवाब दे, रमन मलिक जी जवाब दे दीजिए। देखो, ये जो पहले राकेश बालियान ने बोला था कि बक्कल तार देंगे, लठ ले जाओ, ये कर लो, झंडे के डंडे मारो, ये क्या था? ये जो दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे और अपने जो वीडियो छोड़ते हैं उसका क्या था? लेकिन अंकित जी, बड़ा एक प्रश्न जो आज को आपको भी पूछना पड़ेगा इनसे, ये जितने बड़े नेता बनते हैं वहां पे, इन सबको ये पता था उस बेचारी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इस सबको पता था कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन इन सब ने उस जगह को साफ करा दिया। उसको ये बोला कि उसकी जो मृत्यु है वो कोरोना की वजह से हुई। एक तरफ बोलते कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। पर रमन मलिक जी, उसमें इनका ये सब इनको जवाब देना होगा, उसका जवाब इनसे लेते हैं। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, पुलिस भी तो कार्रवाई कर रही है ना सर? अगर किसी ने इस तरीके से एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है तो क्यों जो नेता हैं इनके वो भी बाहर, उनको अंदर करवा दीजिए आप। सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए पुलिस को। देखिए, नाखून कटा के अपने आप को शहीद कहलाने के बहुत सारे लोग घूम रहे हैं और इस समय जिस प्रकार का काम ये लोग कर रहे हैं वो दुनिया को बार बार इनके हर कर्म से दिख रहा है। मैं आज आपके सामने ये बात पूछता हूं, ठीक है, कि जिस प्रकार के वचन बोले गए कि हमने पहले शुरू करा कि ये जो 3 कानून है इसके अंदर विसंगतियां हैं, फिर आ गए कि जी इसमें साथ में मिला दो बिजली का, साथ में मिला दो पराली का, साथ में मिला दो जमीन का, वो शुरू हो गए। फिर ये हो गया कि जमीन अधिग्रहण कर ली जाएगी, ठीक है जी, फिर उससे भगे। फिर उसके बाद एमएसपी की बात पा गए, प्रधानमंत्री तक ने बोल दिया एमएसपी ज्यों की त्यों रहेगी, बढ़ के आएगी, हर साल आएगी, पर वो हट गए। रमन मलिक जी, नया ही राग अलापना शुरू हो गए। रमन मलिक जी, एक बात बताइए, का आंदोलन रह गया, ये तो विश्व रूप से राजनीतिक आंदोलन है। विश्व राजनीतिक आंदोलन है, तो क्या आरएसएस से जुड़ी हुई जो भारतीय किसान संघ है वो भी राजनीतिक आंदोलन करने की बात कर रही है? क्योंकि जो बात हुई थी कानूनी जमा पहनाने की एमएसपी को, अभी 8 सितंबर को इन्होंने अपना बयान दिया कि ये सब छलावा है एमएसपी वगैरह, सरकार को इसके ऊपर एक कानून बनाना ही पड़ेगा, नया कानून लेके आना पड़ेगा एमएसपी के ऊपर। अपने ही लोगों को आप समझा नहीं पा रहे, आप इनको कहते हैं राजनीति से प्रेरित हैं। देखिए अंकित, हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि अधिकार नहीं है। और ये भी हर चीज में, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से चाहे राकेश बालियान हो, चरूनी हो, योगेंद्र यादव हो, ये सब चुनाव लड़े हुए राजनीतिक व्यक्ति हैं, ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने राजनीति ना करी हो या राजनीति में पुराने ना हो, पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं। पुष्पेंद्र जी, तो आज बात ये है और जिसके ऊपर हमको टिकना चाहिए
कि अगर बात सिर्फ किसानी की है तो क्यों नहीं ये करते बार बार कि आप, दो चीजें बोलूंगा अंकित मैं, एक तो ये कि आप सरकार के साथ, क्योंकि आपके अशोक मलिक एक है नेता, वो आपके भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बोला कि जी हम तो संशोधन को तैयार हैं, बड़े नेता नहीं होने देते। तो वो तो दूसरी बात जी, आज तक किसी भी प्रदर्शन के अंदर तीनों कानून को ले जाके इन नेताओं ने ये नहीं बोला पब्लिक के बीच में, किसानों के बीच में, कि ये देखो जी हम ये कानून लेकर आए हैं, आप इनको पढ़ो और पढ़ के ये देखो कि इस ठीक पॉइंट में है सर, ये बात बहुत पहले से हो रही है, क्योंकि कुल मिला के ना जो बातचीत बन नहीं पा रही, सरकार भी कहती है बार बार हम बात करने को तैयार हैं और फोन नंबर भी दे रखा है, लेकिन किस पे फोन करके कौन बुलाएगा ये बात अभी तक तय नहीं हो पा रही। इसीलिए मैंने आपसे आरएसएस का भी सवाल पूछा था कि वहां पर भी इनके जो कई डिमांड है उसका समर्थन में अब आरएसएस भी बोल, भारतीय किसान संघ भी बोल रहा है। पुष्पेंद्र जी, इसका जवाब तो आपको देना बनता है कि राजनीति से प्रेरित हो गए आपके सारे नेता, कहीं पर भी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, कुछ भी होता है, किसान मारे जाते हैं, आपके नेता बिल्कुल उसमें सुरक्षित रहते हैं। तो बार बार आरोप यह लगता है कि कुछ नेता हवा दे रहे हैं, बरगला रहे हैं किसानों को। नहीं, ये तो जब इन्होंने सारे देश के इन्होंने किसानों ने इनको वोट दी थी भाजपा को, इनको 300 सीटें जिताई थी, उस दिन राजनीति नहीं करी। लेकिन अब अपने पक्ष के विषय में अपनी जो है विरुद्ध नीतियां ये जैसे बना रहे हैं, उसके विषय में यदि किसान पूछ रहे हैं तो ये राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत कन्वीनियंट है। और तुम लोग क्या कर रहे हो भाई इस देश में? तुम क्या भाड़ बूझ रहे हो? तुम लोग भी तो राजनीति करके वहां बैठे हुए हो। ये राजनीति नहीं तो है। भाई साहब आप आ जाइए ना। अरे आप शांत रहिए, शांत होइए। बीच में आपके बीच में कोई बोला नहीं, बार डिस्टर्ब मत करिए। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे देखिए इतनी ऊंची आवाज में एक दूसरे से बात करेंगे, कोई बात बनती नहीं है। बार बार डिस्टर्ब मत करिए बीच में। चलिए ठीक है, रमन मलिक जी, मेरे पास समय बिल्कुल कम है, 10 सेकंड पुष्पेंद्र जी आपको अपनी बात खत्म करने के लिए, रमन मलिक जी से मैंने काफी देर बात करी। बताइए पुष्पेंद्र जी, अपनी बात खत्म कीजिए। मेरा कहना यह है कि इन्हें राजनीति करने का, ये राजनीति नहीं है, राष्ट्रनीति है। यदि जनता के विरुद्ध नीतियां बनाओगे तो जनता वोट ना दे करके तुम्हें उखाड़ने का काम करेगी। गलतफहमी हो गई है। 5 साल के लिए बिठाए गए, 50 साल के लिए नहीं बिठाए गए। जनता ठीक है, चलिए 2024 में जनता क्या करेगी, 2022 में जनता क्या करेगी कि उसको तो अभी देखना है, जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। उस जनता में किसान भी एक हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे सब जुड़ने के लिए। करनाल जो तीसरा मोर्चा जरूर बन चुका है। देखिए कुल मिला के एक बात यह है, बार बार ये बात कही जाती है किसान राजनीति कर रहा है, किसान राजनीति कर रहा है। अगर उससे लगता है कि राजनीति से ही उसका रास्ता जाता है, अब अपनी बात को मनवा सकता है, तो उसका हक है। वोट देना सभी का हक है। अब वो उस वोट को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है या किसी के पक्ष में इस्तेमाल करता है, वो भी उसी का हक है। लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था को खराब करने के लिए, व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान पैदा करने के लिए अगर ये इस तरह के प्रदर्शन होंगे, अगर इस तरह की चीजें होंगी, तो वो भी गलत है। और साथ ही साथ सरकार का कम से कम इतना दायित्व तो बनता है कि इतने दिनों से लगातार, और अब तो उनके अपने ही ये बात कहने लगे हैं, उनसे सवाल पूछने लगे हैं, तो कम से कम अगर अपने लोगों को ही आप समझा पाएंगे तो शायद कुछ पहल हो पाएगी बाकी किसानों को समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया लोकतंत्र में छोटी सी बहस में हमसे जुड़ने के लिए। मैं अब आपको अपनी दूसरी खबर की तरफ ले जाता हूँ। ये जो खबर है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं और कहीं पर भी देश में अगर आप रहते हैं, आजकल बड़ा चलन है सोसाइटीज़ में रहने का, बिल्डिंग्स में रहने का, एक गेटेड कॉलोनी में रहने का, टावर्स में लोग रहते हैं। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 100 से एक ऐसी तस्वीर आई जिसको देखकर सोशल मीडिया पर हर जगह लोग तरह तरह की बातें ज़रूर करने लगे। ये जो आपकी सोसाइटी है, इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक लोटस बुलेवार्ड करके एक सोसाइटी है नोएडा में सेक्टर 100 में, जहाँ पर कल बड़ा ज़बरदस्त हंगामा हुआ, मारपीट हुई। सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स के सिर पर डंडों से वार किया गया, और वार करने वाले वही लोग थे जिनको सोसाइटी की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था। वहां के गार्ड्स, बहुत सारे गार्ड्स आपको दिखेंगे जो डंडों से किसी की पिटाई करते हुए आपको नजर आएंगे। अब क्यों हुआ यह हंगामा, दोनों पक्षों ने इस पर क्या कहा? एक पक्ष कहता है कि सोसाइटी के जो गार्ड्स हैं उन्होंने सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति को से बदसलूकी की और उसके साथ मारपीट की। दूसरा पक्ष कहता है कि सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स ने पहले एक गार्ड को थप्पड़ मारा, उससे अभद्र व्यवहार किया, और उसके बाद जो आक्रोशित गार्ड्स थे उनके साथ उसकी झड़प हुई। अब इसमें पुलिस भी कूद गई है। इस वीडियो के बाद कई बार जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा कि लोगों को लगा कि ये तो हमारे साथ भी हो सकता है, तो दो पक्ष बन गए। एक सोसाइटी में जो व्यक्ति जिसकी पिटाई हुई उसके पक्ष में, दूसरा उन लोगों के खिलाफ जो गार्ड्स को और बाकी लोगों को ठीक तरीके से उनके साथ व्यवहार नहीं करते हैं। खबर दिखाते हैं आपको पहले।
दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 100 से आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन तस्वीरों में कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो हाथों में डंडे लिए हैं और एक शख्स है जिसको मारने के लिए ये सभी गार्ड्स यहां पर इकट्ठा हुए हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यहां चल क्या रहा है। वीडियो की शुरुआत में दिख रहा है कि कैसे एक गार्ड ने यहां रहने वाले शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाने के बाद सोसाइटी में रहने वाला यह शख्स टेबल के पीछे चला गया। तभी दूसरे गार्ड ने आकर इस पर एक डंडा जड़ दिया। डंडा खाने के बाद सोसाइटी में रहने वाला शख्स गुस्से में आ गया। गार्ड को अपनी तरफ आने का इशारा करता हुआ दिखा, मानो कह रहा हो कि मुझे और मारो। डंडा पड़ने के बाद यह शख्स इतने गुस्से में आ गया कि इसने भी गार्ड को एक डंडा जड़ दिया। जैसे ही सोसाइटी में रहने वाले इस शख्स ने गार्ड को डंडा मारा, तभी दूसरे गार्ड ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और उसे बाहर की तरफ खींचा। बाकी गार्ड्स भी सोसाइटी में रहने वाले इस शख्स पर डंडे बरसाने लगा। जब तेजी से डंडों के वार होने लगे तो सोसाइटी में रहने वाले यह शख्स रोने लगा। डंडा लगने से उसके सिर में चोट आ गई। अब इस पूरे हंगामे को कैमरे के दूसरे एंगल से देखिए। वीडियो की शुरुआत में ही सोसाइटी में रहने वाला यह शख्स काफी गुस्से में है और गार्ड से पूछ रहा है कि उसने हाथ कैसे उठाया, और फिर दोबारा बिल्डिंग के अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाकर इसकी बहस एक गार्ड से होने लगी। कुछ देर बाद दूसरा गार्ड आया और अंदर मौजूद सोसाइटी में रहने वाले दोनों लोगों को डंडे से पीटने लगा। इसके बाद वहां मौजूद गार्ड्स ने इन दोनों लोगों पर ताबड़तोड़ डंडे चलाए। नोएडा सेक्टर 100 की सोसाइटी लोटस बॉलीवुड में एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल उस वीडियो में दिख रहा है कि दो शख्स के साथ गार्ड्स का ग्रुप डंडों के साथ हाथापाई कर रहा है। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं। यह सोसाइटी का टावर 28 है। 28 का वो वीडियो है जहाँ पे पूरी मारपीट होते हुए नजर आ रही है। दिख रहा है कि दो शख्स के साथ किस तरीके से मारपीट जो है वो गार्ड्स यहाँ पे कर रहे हैं और इसी गार्ड काउंटर पे वो झगड़ा शुरू हुआ था। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया है कि अभी जो मारपीट हुई थी उसके बारे में खास जानकारी नहीं है कि रीज़न क्या था, क्यों वो मारपीट शुरू हुई थी, लेकिन जिस कदर वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से जो गार्ड्स का एक पूरा ग्रुप है वो बेदर्दी से डंडों और लाठियों से एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं और उसको बचाने के लिए शख्स आता है, उसके साथ भी मारपीट की जा रही है। फिलहाल नोएडा पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार इस झगड़े की वजह क्या थी कि इस कदर इस रहने वाले सोसाइटी के रेजिडेंट के साथ गार्ड्स ने जमकर मारपीट की। पुलिस का कहना है कि जिस शख्स के साथ मारपीट हुई उसका नाम SK सिंह है। उसको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले जाया गया था जहाँ पे उनके स्टिचेस आए हैं। फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी झगड़े की वजह जो है वो साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह वीडियो आया वो अपने में बेहद हैरान करने वाला है और पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आपने मारपीट की तस्वीरें देखी, अब वीडियो में पिट रहे शख्स का परिचय भी जान लीजिए। ये है सुरेश सिंह, जो नोएडा सेक्टर 100 की बुलेवर्ड सोसाइटी में रहते हैं। आखिर ये मारपीट क्यों हुई, खुद सुरेश से सुनिए। ऊपर की 17 फ्लोर पे शाफ्ट के अंदर इंटरनेट कनेक्शन के जॉइंट्स होते हैं, वहाँ से चाबी लेने के लिए गार्ड से परमिशन गार्ड के पास जाना था और गार्ड ने चाबी एक दिन दे दी थी, दूसरे दिन चाबी देने से मना कर दी उसने, क्योंकि दूसरे दिन एजेंसी उसके सीनियर से या उसके एजेंसी से उसको परमिशन नहीं मिली। परमिशन के लिए हमने हर तरीका अपनाया, हर कोशिश करी कि परमिशन हमें वहाँ से मिल जाए, लेकिन परमिशन नहीं मिल पाई, उसको नहीं दे पाए और गार्ड एरेंट था कि वो चाबी नहीं देगा काम करने के लिए। और जबकि ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, वो चाबी सिर्फ शाफ्ट की है, खाली शाफ्ट की है, उसके अंदर कोई वैल्यूएबल नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है। एक बॉक्स लगा है जिसमें सबकी केबल लगी है इंटरनेट की। सो वो गार्ड खुद भी आके चाबी दे सकता था या यहाँ आकर के चाबी छोड़ के जाता और चाबी लेके चला जाता, लेकिन एक्चुअली वो करना नहीं चाह रहा था। ये उसका इरेंट बिहेवियर था जिसकी वजह से ये आर्गूमेंट हीटेड हुआ। सोसाइटी में रहने वाले सुरेश सिंह को आपने सुना, अब सुनिए इस मामले पर सोसाइटी के गार्ड्स क्या कह रहे हैं। मैम मैं था नहीं, वहाँ मौके पे मैं नहीं था।
लेकिन मैंने सुना है जो कि वहाँ आपस में लड़ाई हो गई गार्ड में और रेजिडेंट में। देखा आपने किस तरीके का झगड़ा हुआ है वहां पर। फटाफट आपको वरुण मसीन के पास ले चलता हूं। इस वीडियो में तोड़फोड़ के बाद व्यक्ति का सर को भी चोट लग गई। वरुण, क्या हालात हैं अभी सोसाइटी में? ये किसी भी जो दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं उनके लिए बड़ा परेशान करने वाला वीडियो था, क्योंकि आप सभी इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, सभी अपने गार्ड से कभी ना कभी मिलते जुलते रहते हैं। जिस तरीके का हमला हुआ उसके बाद अभी हालात क्या हैं और क्या कह रही है सोसाइटी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आपने बात की थी, वो गेटेड सोसाइटी को कोई ना कोई खोजता है, यानी कि सुरक्षा को कहीं ना कहीं खोज रहे होते हैं कि किस तरह से हम अब अपने परिवार के साथ, उन छोटे बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ एक अच्छे से साफ सुथरे माहौल में रह पाए। और यही कोशिश होती है सोसाइटी में जब लोग रह रहे होते हैं। ये वो सोसाइटी है जहां पर कल जो वो पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया, वहां पर ये वही जगह थी नॉर्मल, जहां पर सोसाइटी के अंदर जहां पर सेफ फील करते हैं लोग, वहां पर शाम की सुबह की वॉक आप मानिए, यानी कि आप एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। वहां पर इस तरीके की तस्वीरें जब आई तो सबने सोचा कि क्या सुरक्षा कहीं भी नहीं मिल पाएगी? अब क्या वो हाई राइज सोसाइटी में जो लोग परिवार रहते हैं, हजारों नहीं लाखों परिवार रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, उनके लिए कितनी सेफ्टी है? लेकिन उस वीडियो को सबसे पहले हम डिकोड करेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत के साथ इस वक्त यहां पर एओए के प्रेसिडेंट हैं तेज प्रकाश जी। सर, सबसे पहले तो उस वीडियो को आप समझाइए। आपने दोनों पक्ष से बात करी, आपको क्या चीज समझ आई और वो वीडियो में जो सर पर लाठी मारी गई उसको कैसे जस्टिफाई करें? देखिए, जो हुआ है बहुत ही निंदनीय है और सिक्योरिटी वालों को ऐसा बिल्कुल कोई हक नहीं है, उनकी कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो ऐसा काम करें, क्योंकि सिक्योरिटी का काम है लोगों को सिक्योर रखना, लोगों को ठीक से फील होने देना कि भाई हमारे होते हुए आप लोग सिक्योर हैं। वो वीडियो दिखा, ऐसे क्या हालात बने आपकी, अगर आपने उस समय को समझने की कोशिश, क्योंकि उस समय ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे में इतनी झड़प हुई? क्या वो बातचीत थी, क्या था, अगर उसको समझा? हाँ, देखिए, अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास सब जगह से इन्फॉर्मेशन आई है और जब पुलिस के एसआई आए थे यहाँ पे मौके पे, तब मैं भी वहाँ पे पहुँचा था, क्योंकि मेरे को पता है कि पुलिस आई है, तो मैं पहुँचा वहाँ पे एज अध्यक्ष के नाते। तो सारी की सारे जो साउंड क्लिप्स, सीसीटीवी फुटेजेस हमने सब के सब पुलिस को दे दिए, ताकि बिल्कुल निष्पक्ष से रूप से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सके। और जो जहाँ तक मुझे समझ में आया है विद द इंफॉर्मेशन विच आई रिसीव्ड जी, कि भाई ये बात एक छोटी सी थी कि एक रेजिडेंट के घर में वाईफाई का प्रॉब्लम हुआ, जियो वाला, तो उसने परसों उसको बुलाया, वो काम। और यहाँ पे क्या है, जो फाइबर है वो एक मेन शाफ्ट के थ्रू रन करती है, जो कि लॉक एंड की में रहता है, ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। तो उसका प्रोसीजर ये है क्लियर कट कि पहले वो एफएम को लिखेंगे, एफएम के जो हमारा ऑफिस है उसमें मेल डालते हैं, और मेल डालने के बाद परमिशन मिलने के बाद में सिक्योरिटी गार्ड। सर, वो सर पे डंडा, मैं वो समझ रहा हूँ कि कोई भी किसी को नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ आपको, जहाँ से स्टार्ट हुआ बोल रहा हूँ। हाँ। तो ये तो फिर वो काम पूरा ना होने के बाद में, तो जब परसों उनको परमिशन दी गई, कल जब गार्ड ने बोला कि सर आप परमिशन ले लीजिए, बिल्कुल, तो वो जो है थोड़ा सा एग्रेशन में हो गए कि मैंने कल परमिशन ली थी, आज परमिशन, मैं तुमको मालूम है काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन वो चीज जो सर पे अगर डंडा मारा जा रहा है किसी की, ये तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है, कानून नहीं है। मैं तो आप लोगों के साथ हूं। वही जरूरत। बिल्कुल वरुण, देखिए जस्टिफाई वो नहीं करा जा सकता, लेकिन साथ ही साथ चीज एक निकल के सामने आती है कि रूल्स को, बिल्कुल रूल्स को मानना रेजिडेंट्स को भी पड़ेगा, और इस तरीके की कोई भी मारपीट जो कानून के दायरे से बाहर है उसे कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन रेजिडेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से वहां पर जो अपने गार्ड्स हैं, बाकी लोग जो उनकी मदद के लिए वहां पर काम करते हैं, उनसे कैसा उनका व्यवहार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण हमसे जुड़ने के लिए। मैं आपको अब यहां से सीधे ले चलता हूं अफगानिस्तान सोसाइटी में जो हुआ, क्योंकि कई बार जिस तरीके की जो झड़प होती है उसके बाद एक बिल्कुल अलग जो एक जेलनुमा माहौल अफगानिस्तान में बनता जा रहा है। तालिबान बार बार आपसे कहता रहा 1996 और हमारे 2021 के तालिबान में बहुत फर्क है, लेकिन तालिबान का राज आने से ही अफगानिस्तान की महिलाएं, लड़कियों के ऊपर इस कदर खौफ है कि वो तालिबान के आने के बाद अब तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ होती जा रही है। तालिबान ने अब कहा कि वो किसी भी तरीके से महिलाएं जो हैं वो क्रिकेट नहीं खेल सकती, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, इसकी इजाज़त तालिबान की जो नई सरकार है वो नहीं देगी। यानी अफगानिस्तान में रहने वाली लड़कियों को अब खेल के मैदान से दूर रहना पड़ेगा। वो इस नए ज़माने में दूसरे दर्जे के नागरिक बन के रहेंगी। उन्हें बुर्के में रहना होगा, वो अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्लास में मर्दों और महिलाओं के बीच में एक पर्दा लगाकर उनकी पढ़ाई की जा रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अभी महिलाओं का वहाँ पर किस तरीके से तालिबान का खौफ बना हुआ है।
तालिबान ने अब कहा है कि क्योंकि बदन की नुमाइश हो सकती है, इसलिए वो महिलाओं को क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं देगा। यानी अफगानिस्तान में रहने वाली लड़कियों को अब खेल के मैदान में उतरने से रोका जाएगा। वो इस नए जमाने में दूसरी दर्जे की नागरिक बनी रहेंगी। उन्हें बुर्के में रहना होगा। वो अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्लास में मर्दों से दूर पर्दे की दूसरी तरफ रहना होगा। अफगानिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की इन लड़कियों को आजाद हवा में क्रिकेट खेलने का मौका मिला। वो खेल के मैदान में अपना हुनर दिखा सकती थी। इनके परिवार वालों ने भी अपनी बेटियों को ये मौके दिए, लेकिन अब तालिबान राज में ये तस्वीर बदलने वाली है। लड़कियों को क्रिकेट खेलने पर बैन लग जाएगा, क्योंकि तालिबान को लगता है कि इससे शरीर की नुमाइश हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के टेलीविजन नेटवर्क SBS से बात करते हुए तालिबान कल्चरल कमीशन के डिप्टी हेड अहमदुल्ला वासिक ने कहा, मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को क्रिकेट खेलने की इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि महिलाएं क्रिकेट खेलें। क्रिकेट में ऐसा होगा कि उनका चेहरा और शरीर ढका नहीं रहेगा। इस्लाम इजाजत नहीं देता कि लड़कियां इस तरह से दिखाई दें। मीडिया के इस दौर में उनकी तस्वीरें ली जाएंगी, वीडियो बनेंगे जिन्हें लोग देखेंगे। इस्लाम और इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान महिलाओं को क्रिकेट और दूसरे वो सारे खेल की इजाजत नहीं देगा जिसमें उनका शरीर दिखे। इस बयान के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट जारी कर साफ कर दिया कि अगर महिला क्रिकेट टीम पर बैन लगा तो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के बीच होने वाला टेस्ट रोका जा सकता है। वो महिला खिलाड़ियों से गैर बराबरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं अफगानिस्तान की महिलाओं को इस तरह के तालिबानी बैन का अंदाजा पहले से ही था, इसलिए वो सड़कों पर उतर रही हैं, कह रही हैं कि खामोशी तोड़ो नहीं तो खत्म कर दिए जाओगे। काबुल से लेकर हेरात तक वो तालिबान और उसका साथ दे रहे पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रही हैं। बंदूक लेकर चलने वाले तालिबानियों के आगे उनकी आवाज अब भी बुलंद है। जब महिलाओं को घर से बिना किसी मर्द के बाहर निकलने से रोका जा सकता है, तो अफगानिस्तान की बेखौफ महिलाएं तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतर रही हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में अब मर्द और औरतों के बीच पर्दे आ चुके हैं। खेलने पर रोक लग रही है। ऐसे में वो खुद अपनी आवाज बुलंद करने सड़कों पर उतरी हैं। क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि तालिबान राज आने के बाद वो 20 साल पीछे हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तालिबान का जवाब क्या होता है? इन पे कोड़े बरसाए जाते हैं महिलाओं के ऊपर। कई जगह पर ऐसा हुआ। मेरे साथ इस समय लामिया सरजई जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। लामिया, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, कैसे जिस तरीके से एक के बाद एक बार बार तालिबान ये कहता रहा कि हम इस बार एक इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे उसमें, और जब सरकार बनी तो उन्होंने सीधा सीधा सब मर्दों की सरकार है और महिलाओं के ऊपर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। सबसे तो नमस्ते। और तालिबान तो पहले से ही एक फिल्म खेल रहे हैं सबके साथ। वो चेंज होने का नाम ले रहा है, लेकिन वो चेंज हुआ ही नहीं है। वो एक ड्रामा खेल रहा था कि हम लड़कियों को हक देंगे, लेकिन ऐसा था ही नहीं। उन्होंने तय करके रखा था कि हम महिलाओं को हक नहीं देंगे। अभी पहले बोला तो था, लेकिन जब हुकूमत बन गया तो अभी उनका सारा जो खेल था सामने आ गया कि वो वुमेन्स को तो इंसान समझता ही नहीं है, तो हक कैसे देगा वो? आपको लगता है कि दुनिया में, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अभी कहा कि हम कोई भी क्रिकेटिंग संबंध नहीं रखेंगे तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, अगर महिला क्रिकेट टीम को वहां पर नहीं दिया जाएगा कोई तरह की मान्यता, आपको लगता है कि बाकी दुनिया के देशों को भी एक पुरजोर आवाज में इसका विरोध करना चाहिए? क्योंकि अभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता चाहिए, सबसे सपोर्ट चाहिए। हाँ, सपोर्ट तो चाहिए सारे वुमेन्स को, तो सारा दुनिया ही ऐसा आवाज उठाए, क्योंकि अगर आवाज नहीं उठाएगा तो वुमेन्स को हक कैसे मिलेगा? डिसअपॉइंटेड फील करती हैं आप जिस तरीके से
जो सरकार एकदम गायब हो गई वहां से, अमेरिका एकदम छोड़ के चला गया, उसके बाद भी अब इस महिलाएं इतनी हिम्मत कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, इस डर के माहौल में बंदूकों के सामने खड़ी हो रही हैं। अभी मैं उन सारे वुमेन्स को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि 20 साल पहले जब तालिबान आ गए तो सारी वुमेन्स घर में छुप के बैठ के, बुर्का पहन के घर पे बैठ के डर रहा था सब। लेकिन अभी वुमेन्स चेंज हो गया है, 20 साल पहले नहीं रहा वो। अभी तालिबान के सामने खड़ा होके हिम्मत करके अपना हक मान रहा है। वो सब औरतों को मैं सल्यूट करता हूँ और उनकी हिम्मत को मैं सल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। और उनको ये सब तालिबान के लिए मैसेज है कि वुमेन्स चेंज हो गया। तालिबान भला ही चेंज हो ना हो, लेकिन वुमेन्स 20 साल पहले नहीं रहा है अभी। बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह, जिस तरीके से तालिबान, जैसे आप कह रही थी कि उनको इंसान समझते ही नहीं है। 20 साल बहुत बड़ा समय है। तालिबान इस तरीके से तो शायद अफगानिस्तान पे अब राज नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। और इन महिलाओं की हिम्मत को सलाम है, जो बंदूक के डर के सामने, जब उनके देश के राष्ट्रपति और बड़े नेता भाग खड़े हुए, वो आज तालिबान के सामने इतनी हिम्मत से सामने खड़ी हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। आज लोकतंत्र में इतना ही।